चंपारण के खेतों का भूत। एक कहानी जिसे दादी ने चंपारण की किसी एक सर्दिली शाम को सुनाई होगी। रात साफ थी और हवा में जलती लकड़ियों की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। पूरा परिवार आंगन में जलती हुई अलाव के चारों ओर जमा हुआ था। बच्चे शॉल में लिपटे दादी के पास सटकर बैठे थे। ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी चंपारण की धरती पर चांदी सी रोशनी बिखेर रही थी। दादी, एक और कहानी, मुन्ना ने कहा। उसकी सांसें ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। दादी मुस्कुराई। आग की लौ में उनका चेहरा दमक रहा था। अरे, तुम्हारा तो कहानियों से मन ही नहीं भरता। ठीक है, आज मैं तुम्हें चंपारण के खेतों के भूत की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने पहली बार अपनी दादी से सुनी थी, जब मैं तुम्हारी ही उम्र की थी। बच्चों ने एक साथ चौंक कर कहा, भूत की कहानी? हाँ, दादी ने शॉल ठीक करते हुए कहा। लेकिन ये डर की नहीं, साहस, न्याय और सही बातों के लिए खड़े होने की कहानी है। बहुत समय पहले चंपारण के उपजाऊ खेतों में, जो अपनी नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, नंदलाल नाम का एक नेक और मेहनती किसान रहता था। नंदलाल अपनी ईमानदारी और उदारता के लिए पूरे गांव में प्रिय था। उसकी पत्नी तारा भी उतनी ही गुणी थी और दोनों सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जीते थे। लेकिन वो चंपारण के किसानों के लिए अंधकारमय समय था। अंग्रेज जमींदार उन्हें खाने वाली फसलें छोड़कर जबरन नील उगाने को मजबूर करते थे, जिससे उनके पास स्वयं के लिए खाने को कुछ नहीं बचता था। ऊपर से भारी टैक्स और विरोध करने पर क्रूर सजा। नंदलाल यह अन्याय सहन नहीं कर पाया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगा। हमें वो उगाना चाहिए जो हमारे बच्चों का पेट भरे, वह कहता। कोई भूखा इसलिए ना रहे ताकि कोई और अमीर बन जाए। उसने कई किसानों को प्रेरित किया कि वे भी अन्याय के खिलाफ खड़े हों। जमींदार आग बबूला हो गए। एक दिन शाम को जब नंदलाल खेतों के रास्ते घर लौट रहा था, जमींदार के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने नंदलाल को बेरहमी से पीटा और नील के खेत के किनारे वाले पुराने बरगद के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया। गांव वालों ने शोक मनाया, लेकिन डर के मारे चुप रहे। तारा ने टूटे दिल से लेकिन मजबूती के साथ अपने पति के नाम पर संघर्ष जारी रखने की कसम खा ली। इसके बाद चंपारण के खेतों में अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों को हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती और रात को नील के पौधों के बीच कोई चमकती आकृति घूमती दिखती। खेतों से औजार गायब हो जाते और जमींदारों के आदमी डर के मारे भाग जाते। कहते, उन्होंने जलती आंखों वाले भूत को देखा। खबर फैल गई कि नंदलाल की आत्मा लौट आई है, किसानों की रक्षा करने और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने। एक रात खुद जमींदार ने उस भूत का सामना करने की ठानी। हाथ में लालटेन और पिस्तौल लेकर वह खेतों में घुस गया। चिल्लाया, निकलो सामने, ओ आत्मा, मैं किसी से नहीं डरता। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई, मानो गुस्से से भरी आत्माओं का रेला गूंज रहा हो। पत्ते सरसराए और तभी नंदलाल की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं और आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुमने इन जमीनों और लोगों का बहुत शोषण कर लिया, वह गरजा। इस गांव को छोड़ दो, वरना जिन लोगों के साथ तुमने अन्याय किया है, उनका कोप झेलने को तैयार रहो। जमींदार भय से कांपने लगा। उसकी पिस्तौल गिर गई और वह भाग खड़ा हुआ। वह फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद गांव वालों ने अपने खेतों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। वे फिर से खाने की फसलें उगाने लगे और शांति से बिना किसी शोषण के जीवन जीने लगे। नंदलाल का भूत फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उनकी रक्षा करती है। चंपारण के खेतों का पहरेदार बनकर दादी थोड़ी देर चुप हुई, फिर नरम स्वर में बोली, और यही कारण है बच्चों कि चंपारण के लोग अपने खेतों को पवित्र मानते हैं। वे कहते हैं कि नंदलाल का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सभी इंसानों को हमेशा सबके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। बच्चे स्तब्ध होकर बैठे थे। उनकी आंखें आंगन से दूर फैले खेतों की ओर उठीं।
दादी, गुल्लू ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है नंदलाल की आत्मा अब भी खेतों में घूमती है? दादी मुस्कुराई और स्थिर स्वर में बोली, शायद, लेकिन याद रखना, नंदलाल की आत्मा डराने के लिए नहीं थी, वह न्याय की रक्षा के लिए थी। जब तक हम साहस और ईमानदारी से काम करते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अलाव की आग फड़कती रही। उसकी रोशनी आंगन की दीवारों पर छायाएं बना रही थी। बच्चों के मन में कहानी के चित्र घूमने लगे और रात गहराती रही। चंपारण के खेत तारों भरे, आकाश के नीचे शांत पसरे थे।